हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। ये क्लास में हम अभी शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, है ना। बच्चों, हमने पीरियडिक टेबल पढ़ा और पीरियड टेबल हमने देखा टिल टुडे करीब करीब इंक्लूडिंग सिंथेटिक एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। नो, हो सकता है और भी कोई नई एलिमेंट्स हैं। आप जब बड़े होंगे या आप भी साइंटिस्ट होंगे और आप भी यू में डिस्कवर सम न्यू एलिमेंट्स, लेकिन ये जो 118 एलिमेंट्स टिल टुडे इट हैव बीन डिस्कवर्ड, और ये विश्व ब्रह्मांड के जितने हम देख रहे हैं सब्सटेंसेस, मैटर्स जो भी देख रहे हैं हम, वो सभी उसी 118 में से किसी को लेकर बना हुआ है ना। तो अगर वो 118 एलिमेंट्स सिर्फ हैं और हम देख रहे हैं अनगिनत मैटर्स, अनगिनत सब्सटेंसेस इन दिस यूनिवर्स, जो भी हम देख रहे हैं हमारे घर से शुरू करके बाहर स्पेस या व्हाटएवर गैलेक्सी, व्हाटएवर इट वी आर सीइंग, जितने नए मैटर्स है सब्सटेंसेस है वो इसमें से बने, लेकिन ये इनका नया फॉर्म यानी वो मिल के बनाए हुए हैं ना। सो ये जो एलिमेंट जब मिल के कोई दूसरा सब्सटेंस या एटम्स मिल के अगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। क्या है, हम लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds together the constituent atoms in a molecule is known as chemical bonding। बच्चों, हर एक मैटर का उसको अगर हम विश्लेषण करें तो मैटर में जरूर एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, या मैटर एटम को लेके बन सकता है या मैटर मॉलिक्यूल्स को लेके बन सकता है। अगर मैटर मिक्सचर है या मैटर कोई सब्सटेंस है, कंपाउंड है, या मैटर इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, तो उनमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एक होगा एटम और एक होगा मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एटम किसका हो गया और मॉलिक्यूल हो गया। एटम किसका हो गया, एलिमेंट्स का हो गया, और मॉलिक्यूल किसका हो गया, कंपाउंड्स का हो गया, है ना। तो ये जो मैटर, कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स का एटम, ये एटम क्या करता है, व्हेन एटम इज कंबाइनिंग विथ अनदर एटम और अनदर एटम्स इट गिव्स मॉलिक्यूल्स। यानी दो एटम हो सकता है, मोर देन टू एटम्स हो सकते हैं, when they are tied together with a force of attraction they are forming the compounds or the forming the molecules which gives rise to the production of substances। यानी तो एटम जब मिलते हैं क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम जब मिलता है तो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे Na एटम प्लस Cl एटम मिलके क्या बनाते हैं, NaCl मॉलिक्यूल बनाते हैं। नो, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये H इसके बीच में हम सोचें, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टुगेदर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यानी सोडियम और क्लोरीन का दोनों एटम को जो फोर्स बिल्कुल टाइट करके रखता है, बांध के रखता है, उसको हम क्या कहते हैं,
केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग किसके किसके बीच में हो सकता है? एटम एटम के बीच में हो सकता है। समझ गए? एटम एटम के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो बच्चों ये बॉन्ड कितने तरह का, ये केमिकल बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं? केमिकल बॉन्ड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। बच्चों ये जो बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड होते हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेनली 3 कैटेगरीज। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या है हम लिखते हैं अभी यहाँ। आयनिक बॉन्ड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। क्या है? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond. And the compounds with ionic bond are known as ionic compounds. क्या बोले? What is ionic bond? The bond which is formed by the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond and the compounds with ionic bond are known as ionic compounds. जो बॉन्ड फॉर्म होता है अगर एक एटम से दूसरा एटम को एक इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन ट्रांसफर होती है तो उसको कहते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए NaCl, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो दिस इज Na न्यूक्लियस, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर उसके बाद कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का 17 Cl, अभी दिस इज न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8, फिर इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी ऑर्बिटल रहता है, आखिर का ऑर्बिटल रहता है 3, 4, 5, 6, 7। बच्चों अभी देखिए इन सोडियम एटम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, यानी इसका आखिरी वाला ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको तो इट विल कन्वर्ट into a stable form because its outermost valence will contain 8 electrons, that is octet rule। तो सोडियम चाहेगा मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर 1 ले लेगा तो आई विल बी स्टेबल, यानी वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो हर वक्त सोडियम चाहता है कि मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले।
क्लोरीन क्या क्या है, उसके जो आखिर वाला ऑर्बिट है उसमें कितना 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उसको कोई एक दे दे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा ऑक्टेट रूल। तो वो भी चाहेगा मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अगर क्लोरीन के पास आता है तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर टू द क्लोरीन, है ना, कैन ट्रांसफर टू द क्लोरीन। तो हम अगर लिखेंगे सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू Na+ आयन, यानी सोडियम आटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस आयन कैटायन। और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा, Cl- आयन। सो आज दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन, सो दे विल हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ ईच अदर। सो वो क्या करेंगे, अपने आप बिल्कुल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम करेगा। वो क्या करेंगे, अपने करीब करीब टच होकर रह जाएंगे और दे विल फॉर्म ए क्रिस्टल, दे विल फॉर्म ए क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल। जैसे नमक होती है, नमक का क्रिस्टल आपने देखा हुआ है, तो वो क्रिस्टल में Na+ और Cl- बिल्कुल सट के क्लोजली पैक होके रह जाएंगे। तो क्या हुआ, दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ सोडियम एटम से क्लोरीन एटम को, तभी NaCl जो फॉर्म हुआ इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी द कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय द आयनिक बॉन्ड। तो इसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। आप समझ गए। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या आप देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं MgCl2। मैग्नीशियम कितना का एटॉमिक नंबर है, दैट इज 12। तो अगर हम मैग्नीशियम बनाते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद आ गया 2, है ना। और इधर क्लोरीन Cl2, 2 क्लोरीन हम बनाएंगे यहाँ Cl2 फिर इसका 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर और इधर क्लोरीन बनाएंगे 2, 8 और ये बनाएंगे 7। तो बच्चों अगर मैग्नीशियम के पास 2 क्लोरीन आ गए, किसी भी वसत अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के पास रख दिए तो क्या करेगा, देयर इज ए टेंडेंसी, ये मैग्नीशियम चाहेगा कि मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कोई तो आई विल अटेंड द ऑक्टेट रूल, यानी मेरे आखिर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। तो आई विल बी मोर स्टेबल और आई विल बी सैचुरेटेड। तो इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल। तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो यहाँ क्लोरीन चाहता है मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, ये भी चाहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा ये MgCl2। तो हम अगर MgCl2 लिखेंगे Mg-2e दैट इज Mg2 प्लस Cl 2Cl प्लस 2e दैट इज 2Cl माइनस। सो Mg2 प्लस 2Cl माइनस क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो फॉर्म ए structure in which magnesium ion and chlorine ion will be closely packed, है ना। तो बच्चे जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में आया, जो हमने बता रहा था, जो 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवरी हुआ है उसी 118 एलिमेंट से सभी सब्सटेंसेस सभी मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में अराइज होता है, कैसे अराइज होता है, तो अभी उन्होंने देखा जो 0 ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं सभी का आखिर में यानी लास्ट ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको ये समझ आई, इफ द एटम
is having 8 electrons in its outermost orbit, then it is saturated, यानी it becomes stable। तो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेड्रॉन वो देखे कभी भी कोई भी एटम चाहता है कि मेरे आखिर वाला ऑर्बिट में यही इलेक्ट्रॉन्स हो जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्टेड्रॉन। तभी ऑक्टेड्रॉन ये मानकर ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तभी बन जाता है क्या है, MgCl2। और ये MgCl2 क्या है, दैट इज नथिंग बट अन आयोनिक कंपाउंड। आप समझ गए, ये इसको भी आप 10th में पढ़ा हुआ है, जो आयोनिक बॉन्ड आपने NaCl भी पढ़ा हुआ है और MgCl2 भी पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्ड, आप समझ गए। तो बच्चों ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आपने इतना तक तो जाना है। तो इसका आगे की बात, जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस अकर देयर, क्या क्या एनर्जी वहाँ चेंज होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको अच्छी तरह समझिए, जो कि अभी इंटरमीडिएट का पढ़ाई या +2 का पढ़ाई, इसको आपने अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं अभी। एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद दिस फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसमें क्या क्या एनर्जी चेंज होता है, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना चाहिए, ठीक है। आप देखिए अभी हम इसको आपको बताते हैं। तो बच्चों हम लिखते हैं एनर्जी चेंज इन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जी चेंज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बच्चों एक चीज याद रखिए, हमने बताया कब एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट के साथ मिलते हैं, एटॉमिक स्टेज में मिलते हैं, यानी एलिमेंट मिलेंगे मींस क्या, एटम और एटम के साथ मिलेगा। तो फर्स्ट एनी एलिमेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम, तभी तो मिलेगा ना किसी एटम के साथ, किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना। तो पहली बात है एन एलिमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इट एटॉमिक स्टेट। तो मान लीजिए हम सोडियम पहले लेते हैं, ये तो सोडियम मान लीजिए सॉलिड स्टेट में, सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, उसको एटॉमिक स्टेट में लाएंगे। तो एटॉमिक स्टेट में कैसे लाएंगे, सॉलिड है, एटॉमिक स्टेट में कब आता है, आप ये ध्यान रखिए, एटॉमिक स्टेट तभी आते हैं जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो गैस में जब कन्वर्ट होगा तभी क्या होगा, गैसेस आर नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और रिस्पेक्टिव एटम्स, आपको पता है ना। तभी पहले हम क्या करेंगे, उसको एटम में कन्वर्ट करेंगे। तो एटम में कन्वर्ट के लिए क्या देना पड़ेगा, हमको हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ जो हीट देंगे तो क्या देंगे, 108.5 किलो जूल अगर हीट हम देंगे, 108.5 किलो जूल अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम और गैसियस स्टेट। समझ गए, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। समझ गए, हीट ऑफ सब्लिमेशन मींस हम क्या करें, सॉलिड को पूरा गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ गए। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी 108.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी अगर हम देते हैं तो सोडियम सॉलिड क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म। वैसे ही सपोज हम Cl2 ले रखे ना, तो हमको Cl चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हाफ Cl2 होगा तो एक Cl होगा। हमको NaCl मीन्स क्या है, दिस इज Na प्लस Cl। सो सोडियम और आयन हमको चाहिए, एक क्लोरीन चाहिए। तो सोडियम को हम गैसेस में कन्वर्ट कर दिए तो हमको क्लोरीन चाहिए ना, क्लोरीन तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे मिलता नहीं, तो हमको Cl2 ही मिलेगा। तो Cl2 में हमको एक Cl चाहिए, तो क्या करेंगे, हाफ Cl2 यानी एक Cl किस में है, गैसेस में। तो Cl2 गैस में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, यानी डिसोशिएट करना पड़ेगा, सो दैट Cl2 कैन बी कन्वर्टेड टू Cl। तो ये जो डिसोशिएट करने के लिए ऑल्सो भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दैट इज 1 to 1.5 किलो जूल अगर हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, Cl गैस हो जाता है। समझ गए आप, यानी अगर हम Cl2 को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं
because it is available in chlorine molecular form, so we have to convert it to the atomic form. जब हम इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन। आप याद रखिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए आप? इसको अगर एस लिखते हैं, इसको डी भी लिखेंगे, सब्लिमेशन, और ये हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी क्या हो गया, ये एटम स्टेट में आ गया, ये एटम स्टेट में आ गया। तो बच्चों जब सोडियम एटम होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा मीन्स दैट इज नथिंग बट, क्या उसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, ये जो सोडियम हमारा था, ये सोडियम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यही इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, हम निकालेंगे तो इट नीड्स आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है उतना देंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू Na+, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी जितना उतना ही अगर हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सोडियम सोडियम आयन से कन्वर्ट होगा। तो दैट इज 496 किलो जूल। आप याद रखिए, दिस इज नथिंग बट, अगर हम इसको Na-1 करते हैं, ये कब होगा, कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगी, 496 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तभी कन्वर्ट होगा Na+ आयंस। समझ गए आप? यानी यहाँ भी हमको एनर्जी चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा क्या बात, जब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का आखिर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गिरेगा, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा। नो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा, किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन हैज टू फॉल इनटू द क्लोरीन, दैट इज सम एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड। हमने आपको बताया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एवॉल्व्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम क्या लिखेंगे, Cl+1, दैट इज Cl- को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज 348.7 किलो जूल, दैट इज नीडेड 348.7 किलो जूल, एंड दिस इज नोन एज, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतना एनर्जी क्या हमारा निकलेगा, यहाँ एनर्जी हम देंगे यानी दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ इतना उसमें से निकलेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। आप समझ गए अभी? तो अगर हम इतना एनर्जी इसमें से निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा, जब फिर Na+Cl- कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे विल हैव ए, देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच विल कन्वर्ट देम इनटू द क्रिस्टल लैटिस। 1 ग्राम बोलो और क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए जितना एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ Na++Cl- क्या होगा, लैटिस एनर्जी। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 760 किलो जूल। कितना होता है, 760 किलो जूल। समझ गए, लैटिस एनर्जी कितना होता है Na+Cl का, यानी 1 मोल ही होगा। ये सारे जो हम बात करें दैट इज 1 मोल। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम विल कन्वर्ट इनटू सोडियम आयन। तो ये सारे 1 मोल को फॉर्म कितना, 760 किलो जूल एनर्जी हमको प्रोड्यूस होगा, हमको मिलेगा। समझ गए आप? तो बच्चों आप देखिए, यहाँ 5 चीज आया नजर में। पहले क्या हुआ, सोडियम
एलिमेंट को हमने पहले सोडियम आटम में कन्वर्ट किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल में फिर क्लोरीन आटम में पर उसको कन्वर्ट किया, फिर सोडियम आटम को हमने सोडियम आयन में कन्वर्ट किया बाय द गिविंग आयनेशन एनर्जी। फिर क्लोरीन जब क्लोरीन आयन में कन्वर्ट किया तो हमको कुछ एनर्जी मिला। जब Na प्लस प्लस Cl माइनस जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल फॉर्म तो ये एनर्जी भी हमको मिला। तो बच्चों ये जो 5 केस आ गया, ये टोटल एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसको कहते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल। आप इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है बॉर्न हार्बर साइकिल। ये क्या है? अभी ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन, आप इसको याद रखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl अगर हम बोलेंगे डेल्टा HF, इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या क्या होगा आप देखिए, किसमें मिलेगा? पहले क्या दिया हमने, सब्लिमेशन एस का एनर्जी प्लस डिसोसिएशन का एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन का एनर्जी, समझ रहे हैं, IE प्लस ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, इसको हम यू कह सकते हैं। लैटिस एनर्जी को क्या कह सकते हैं? यू कह सकते हैं। तो ये सारा मिला के जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप समझ गए? बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा क्या होगा? एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड, कुछ एनर्जी जरूर निकलेगा। तो आप देखिए यहाँ एनर्जी निकलता है नहीं है। एस क्या है? अभी एस का वैल्यू कितना हमारा निकला है? अभी 108.5 प्लस डी कितना हुआ? 1 to 1.5 प्लस आई कितना हुआ? आई हो गया 496 हमने दिया। और कहाँ ये दोनों क्या हुआ? फॉर्म, ये दोनों हमारा एनर्जी फॉर्म हुआ, तो ये कितना हो गया? -348.7 माइनस 760 किलो जूल फॉर्म। ये दोनों माइनस, ये तीनों प्लस, क्योंकि ये हमने दिया, इसको दिया, इसको दिया, क्योंकि हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन अप्लाई किया, हीट ऑफ डिसोसिएशन हीट अप्लाई किया, और जब दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी हमने अप्लाई किया, लेकिन निकला कौन सा? आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज एबॉर्ड, और ये भी लैटिस एबॉर्ड हुआ। तो ये तीनों को मिला के हम लिखें कितना होगा? दैट इज -382.7 किलो जूल। तो यहाँ एनर्जी क्या हुआ? एबॉर्ड हुआ। सो इट प्रूव्स दैट व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड द एनर्जी इज क्रिएटेड। दिस इज नोन एज बॉर्न हार्बर साइकिल। The Born-Haber cycle is the cycle of energy changes occurred during the formation of ionic bond। अभी हम कैसे निकालते हैं? अगर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से अगर हम किसी 5 का डाटा पता है तो हम छठवें को निकाल सकते हैं। तो ये बॉर्न-हार्बर साइकिल का यूजफुलनेस है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह 1-2 बार करिए। दैट इज एनर्जी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बच्चों और एक चीज आता है, हम इसको आप मिटा रहे हैं। आप देखिए अभी ये जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 द साइज ऑफ द आयंस। नंबर क्या होता है? साइज ऑफ द आयंस होता है। दूसरा चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस। ये क्या होता है? अगर लैटिस एनर्जी को हमने U लिखे, लैटिस एनर्जी दैट इज U, तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस एंड U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। ये 2 चीज आप याद रखिए। और साइज ऑफ आयन बड़े होंगे तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये जो चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयन जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ये चीज आप याद रखिए। बच्चों अभी हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर 1 इज आर क्रिस्टलाइन solids
and are composed of ions in even solid state। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इवन सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं, इनमें आयन रहते हैं। दूसरा, दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तीसरा, दे आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। क्यों वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है? पोलर मॉलिक्यूल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करीब करीब 80 है। जब इसको हम किसी सब्सटेंस को डालते, मान लीजिए NaCl को हमने पानी में डाला, तो क्या करता है, NaCl का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हैं, तो NaCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन में होते हैं, तो उसको ये कम करता है कितना, 1/80 पार्ट्स इट रिड्यूसेस टाइम्स, इट रिड्यूसेस 1/80 टाइम्स रिड्यूसेस क्या, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 by dr²। तो ये रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस जब कर देता है तो क्या होता है, Na+ और Cl- इनके जो बीच में बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। समझ गए? जब ये बॉन्ड टूट जाता है फिर क्या करता है, ये पानी में, मान लीजिए इसमें H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल फिर क्या करते हैं, ये आयन को और सॉल्वेशन कर देते हैं। जब सॉल्वेशन होती है और हाइड्रेशन हो जाता है उसका, वो हाइड्रेशन में हाइड्रेटेड एनर्जी निकलता है। तो हाइड्रेटेड एनर्जी क्या करता है, इसको और ये जो बॉन्ड है NaCl को तोड़ने के लिए मदद करता है। यहाँ जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और भी मदद करता है तोड़ने के लिए। सभी का क्या होते हैं, जितना आयनिक बॉन्ड्स वो पोलर मॉलिक्यूल्स में आराम से डिजल्व हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो डिजल्व नहीं होते हैं। मान लीजिए AgCl आप जानते हैं, AgBr, BaSO4, ये डिजल्व नहीं होते हैं। अगर सारे डिजल्व होते हैं पोलर में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये डिजल्व नहीं होते हैं। आप समझ गए इसको? कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाई द आयोनिक मॉलिक्यूल्स आर इजीली डिजल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो 3 कारण हुआ इसका। पहला क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, दैट इज 80, that's why it reduces the force of attraction between the respective ions in the ionic compounds। दूसरा बात है, जब आयन में उसको ब्रेक कर देता है, आयन को क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर क्या करता है, उसको सॉल्वेट करता है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है। जब हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है वो भी क्या करता है, मदद करता है और उसको ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल जो आयन के बीच में बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए मदद करता है। ठीक है, ये कॉज आप याद रखिए। नंबर 4, good conductors of heat and electricity। good conductors of electricity in their molten or solution state। अगर मोल्टेन स्टेट हो या इनका सॉल्यूशन स्टेट हो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको देखें, अगर नमक को हम पानी में डाल दें तो नमक का वाटर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, क्योंकि व्हेन दे आर आयोनाइज्ड और व्हेन दे आर पुटिंग इन द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, दे आर कन्वर्टेड टू रेस्पेक्टिव आयंस। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस इज देयर व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इन सॉल्यूशंस आयोनिक रिएक्शंस are happened which are very fast। ये भी क्या करते हैं, इनका जब सॉल्यूशन होता है आयन फॉर्म हो जाते हैं। तो जब आयन फॉर्म हो जाते हैं क्या करते हैं, ये आयनिक रिएक्शन करते हैं और आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं। उसके बाद नंबर 6, आइसोमर्फ्स। आइसोमर्फ्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो स्ट्रक्चर होता है, एटम्स का अरेंजमेंट हो, इनका ज्योमेट्री बिल्कुल सिमिलर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज सिमिलर अरेंजमेंट
ऑफ एटम्स एंड ज्योमेट्री। इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आइसोमॉर्फ कहते हैं ना। द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल FeSO4, 7H2O, CuSO4, sorry ZnSO4, 7H2O, these are isomorphs। समझ गए? अब नंबर 7, they are non-directional। Ionic compounds or ionic bonds are non-directional। Number 8, they possess high densities। इनका डेंसिटी क्यों ज्यादा है? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी क्या होता है? इनका डेंसिटी ज्यादा होता है। लास्ट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। They are hard and brittle। नमक बहुत हार्ड है और तोड़ने से बिल्कुल टूट जाता है, ब्रिटिल है। ठीक है बच्चों, ये था ऑल अबाउट द आयोनिक बॉन्ड्स। ओके बच्चों, नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू द सेकेंड बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electrons between atoms is known as covalent bond, and the compound formed with this bond are known as covalent compounds। बच्चों, जितने मॉलिक्यूल्स हैं या जितने सब्सटेंस, सभी का मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड में नहीं है। ये भी देखा गया, साइंटिस्ट लोगों ने देखे सभी सब्सटेंस, उनका जो मॉलिक्यूल्स है आयोनिक बॉन्ड्स नहीं है, या सभी कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो उनमें कौन सा बॉन्ड है? तो लुइस लांगमाउर उनको बोलते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने देखा सम बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो एटम क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ये सिमिलर एटम हो सकते हैं या डिसिमिलर एटम भी हो सकते हैं। ए बी हो सकता है या बी बी हो सकता है, ए हो सकता है। सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स क्या है? भैया तू मुझे दे, मैं तुझे देता हूँ, लेकिन तू जो मुझे देगा मैं तुझे दूंगा, जो बीच का दोनों का हिस्सा रहेगा, वो हिस्से में तेरा भी जितना अधिकार है मेरा भी उतना अधिकार है। दैट इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H2। H2 क्या है? दो हाइड्रोजन को लेकर बनता है, दो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के आखिर के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। सो दे कैंट अटेंड द ऑक्टेट रूल or octet because they are having only one electron in their outermost orbit, so they will attend the nearest inner gas that is helium। तो यहाँ जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने उसने क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इसके ऊपर भी अधिकार है राइट से, और ये हाइड्रोजन का भी इसके ऊपर राइट से। तो दोनों का राइट से, तो इट विल सेटिस्फाई द सैचुरेटेड कंडीशन, इट विल आल्सो सेटिस्फाई द सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि इनका आखिर ऑर्बिट या लास्ट ऑर्बिटल कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी लास्ट ऑर्बिटल कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन। सो दे विल फॉर्म
दैट इज H2। समझ गए, ये हुई बात। तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। O2, ऑक्सीजन का आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 6 है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलेगा भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ला दे और मैं भी दोनों ला लेता हूँ, यहाँ 2 ला लेता हूँ। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पर मेरा भी अधिकार है, और ये बोलेगा इसके पर मेरा भी अधिकार है। तो इसको अगर अधिकार ले लेता है तो कितना होता है? 4 4 8। इसका क्या होता है? 4 4 8। इट एक्सेप्ट्स बोथ, satisfies the octet rule, so they will be stable, so it will form O2। so यहाँ क्या होता है बच्चों, देखिए आप, वो डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ 2 पेयर से, यहाँ एक सिंगल पेयर था। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो एक सिंगल पेयर है तो H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ O डबल बॉन्ड O। अगर हम N2 लेते हैं, नाइट्रोजन का कितना? 5 है ना, तो नाइट्रोजन का अगर 5 होगा तो इधर कितना हो जाएगा? 1 2 3, मान लीजिए 1 2। तो ये जो 3 बोलेगा भाई तू मेरे को ये बीच को ये 3 ले आ, मैं बीच को 3 ले आता हूँ। तो ये जो 6 हो गया मेरा इसमें राइट से, और तेरा भी इसमें राइट से। तो इसका कितना? 6 2 8, इसका हो गया 6 2 8। सो बोथ विल सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, सो दे विल फॉर्म N ट्रिपल बॉन्ड N। सो बच्चों यहाँ एक बात आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। So from here we can classify covalent bonds are of 3 types। क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स एग्जाम्पल HH यानी H2, दिस इज O2, O डबल बॉन्ड O, दिस इज N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज N2। आप समझ गए? सो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द रेस्पेक्टिव एटम्स। आप समझ गए? और क्या हो सकता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को ऑल्सो हम क्लासिफाई और 2 तरह में। कैसे 2 तरह में? एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, दैट इज इन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल्स। उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, हमने अभी इसको मिटा रहे हैं। आप देखिए तो वो क्या हुआ कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग, इसने शेयर किया, इसने भी शेयर किया, दोनों, मैं भी शेयर करूंगा, तू भी शेयर करेगा, और जो शेयर करेंगे उसके पर हम दोनों का अधिकार होगा, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना? ये सिमिलर में फॉर्मेशन हो सकता है, डिसिमिलर में भी हो सकता है। हमने अभी क्या बताया, ये सिमिलर हो, H2 सिमिलर, O2 सिमिलर, N2 सिमिलर, है ना। अभी हम क्या करते हैं, एक डिसिमिलर का दिखाते हैं। मान लीजिए CO2, सो कार्बन ले लेते हैं, 4 है कार्बन का आखिर में, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, अच्छा ये जो कार्बन का कितना 4 है, अभी ये बोलेगा भैया तू मेरे को 2 दे दे, मैं इसको बोलेगा तू मेरे को दे दे। तो ये जो दोनों दिए इसके ऊपर इसका अधिकार है, और इसका कितना 8 हो गया। अब इसका कितना, ऑक्सीजन का कितना हो गया, ये भी 8 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये भी 8 हो गया। तो C सिमिल डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आप समझ गए, दैट इज CO2। तो ये क्या हो गया, बिटवीन डी सिमिलर एटम्स, समझ गए आप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस, समझ गए, दैट इज CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, अगर हम इसको ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से लेते हैं तो क्या होगा, ये इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हम इसको भी मिटाते हैं, ठीक है। एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है बच्चों, ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में जो ये एक है सिग्मा बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड O, इसमें एक सिग्मा एक पाई, और इसमें जो 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये पाई और सिग्मा बॉन्ड का क्या है, पहले लिखिए सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन।
द बॉन्ड which is formed by head on overlapping of orbitals। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या, मान लीजिए हाइड्रोजन का भी इसका क्या स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ना, दोनों का स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो दोनों का स्फेरिकल सिमेट्रिकल अगर हाइड्रोजन हो तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने ऊपर जब ओवरलैप करेंगे, दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। सो क्या होगा, ये दिस इज एच सिंगल बॉन्ड एच और दिस इज सिग्मा बॉन्ड। आप समझ गए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी सीधा अपने अपर, हेड ऑन, मुंह को मुंह सीधा, यानी उसका हेड सिमेट्रिकली, दोनों क्या हुए, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसके ऊपर सीधा जाके ओवरलैप हुआ, तो इसको बोलेंगे क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एच इज सिग्मा बॉन्ड। समझ गए। अभी पाई बॉन्ड क्या है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। अभी साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब ऑक्सीजन का हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p4। अभी देखो बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ये जो 2px में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, क्योंकि 4 है ना। इसका भी वैसे ही 1s2 2s2, इसका क्या होगा, वैसे ही 2, इसमें 1, इसमें 1, है ना बच्चों। ये जो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल रह गए, 2py और 2p2, 2pz और 2p, इसका रह गया, ये क्या करेगा, अपने आप में दोनों ओवरलैप करके दो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें से एक अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा क्या साइड वाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा, O2 फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। समझ गए आप। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर इज पाई बॉन्ड। हम इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, ये था ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बच्चों अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो हमने कैरेक्टर्स देखा आयनिक कंपाउंड्स में, उसका थोड़ा अपोजिट है, उसका थोड़ा अपोजिट है ना। सो नंबर 1, दीज एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड ए गैसियस स्टेट। इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। एग्जाम्पल सॉलिड में मान लीजिए अभी हमारा डायमंड, लिक्विड वाटर, गैसियस स्टेट हाइड्रोजन। समझ गए। और दूसरा पॉइंट क्या है, दे आर रिजिड एंड ए डिरेक्शनल, दे आर रिजिड एंड ए डिरेक्शनल। लेकिन वो क्या था, नॉन डिरेक्शनल था। दीज आर रिजिड एंड डिरेक्शनल, दीज आर रिजिड एंड ए डिरेक्शनल। डिरेक्शनल क्या क्यों है, मान लीजिए HF हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, फ्लोरीन भी इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको भी एक दे रखा है, शेयर किया हुआ है। तो इसका क्या हो गया, 8 4 5 6, तो इसका क्या हो गया 2। तो ये जो इसका कोवेलेंट बॉन्ड HF के बीच में बना, इट विल बी मोर डाइवर्टेड टुवर्ड्स और मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। ये फ्लोरीन के तरफ चलाएगा ज्यादा, क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई, है ना। सो ये डायरेक्शनल नेचर, तो दिस बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल नेचर, सो कंपाउंड्स आर आल्सो डायरेक्शनल नेचर।
next, some of the compounds have low MP, low melting point, like naphthalene, and some have very high, like diamond, है ना। इसके जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, किसका बहुत कम एमपी है और इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने अभी बताया डायमंड का बहुत ज़्यादा है और नैप्थलीन का बहुत कम है। और दे आर नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट को छोड़ के ये सारे नॉन कंडक्टिव, बिकॉज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद 5, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्यूशंस लाइक बेंजीन। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दे आर नाइदर हार्ड नॉर ब्रिटल। नाइदर हार्ड नॉर ब्रिटल, ये हार्ड नहीं है, ब्रिटल भी नहीं, लेकिन कोई भी बहुत हार्ड है, ठीक है ना, लेकिन ब्रिटल भी नहीं है बिल्कुल, जैसे डायमंड। अब लास्ट वन, दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता था, वो आयनिक रिएक्शन करते थे, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन करते हैं। दैट आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, लेकिन ये रिएक्शन स्लो है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अभी हम चलते हैं थर्ड कंपाउंड, दैट थर्ड बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसका मतलब द बॉन्ड which is formed when one atom or an ion in a molecule donates one pair of electron to another atom is known as कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और डेटिव बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम और अन आयन इन ए मॉलिक्यूल। मान लीजिए हम बात करते हैं H2O का, ठीक है ना, H2O इज ए मॉलिक्यूल। ये जो H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये कैसे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का आप देखिए 2 2 4, इधर एक इधर एक, इधर हाइड्रोजन एक इसको शेयर किया, इधर हाइड्रोजन एक शेयर किया, है ना। तो इसके चारों तरफ कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन का हो गया 2, ये हाइड्रोजन का हो गया 2, ठीक है ना। तो क्या होता है OH। सो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नथिंग बट द कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये बोला है द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और एन आयन। ये मॉलिक्यूल एक H2O ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल का एक एटम हो आयन हो, यहाँ एटम है कौन सा, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयर नहीं किया है लोन पेयर से।
अगर ये पेयर इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी एटम को डोनेट कर देगा, मान लीजिए और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, इसका कितना है 6, अगर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा ये, दिस विल टर्म एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप समझ गए? यानी ये कह रहा है अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और उस मॉलिक्यूल में कोई एटम का ऐसा कैपेसिटी है, इट कैन डोनेट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। वो आयन हो सकता है मॉलिक्यूल में या एटम हो सकता है। तो यहाँ जो H2O मॉलिक्यूल था, इसमें ऑक्सीजन एटम ऐसा एक एटम है जो इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो एक पेयर किसको दे सकता है और एक ऑक्सीजन एटम को दे सकता है। तो ये जो देगा दिस एटम, ऑक्सीजन एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दिस इज नोन एज, दिस बॉन्ड विल फॉर्म, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये H2 का ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये होगा डोनर एटम, डोनर एटम इन H2O, है ना। ये वो क्या होगा, एक्सेप्टर एटम। और ये जो इसको सिंबल लिख देने के लिए क्या होता है, ये एक यारो मार्क दिया जाता है। यारो का जो यारो पॉइंट किधर रहता है, एक्सेप्टर की तरफ रहता है। तो बच्चों एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, ये जो अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन 2 देता है, ऑक्सीजन इसको दे देता है, किसको, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन को देता है, तो ये ऑक्सीजन का तो अभी क्या होगा, इसका तो 6 हो जाएगा, 8 था, 8 तो इट वाज एंजॉयिंग द ऑक्टेट कंडीशन। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आपके हिसाब से ये भी तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं होता है। ये एक बड़ा दिमाग वाली सवाल है। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो हम बोलते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग एंड ऑल्सो इट इज हैविंग द राइट्स ऑन दैट। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है उसके ऊपर उसका अधिकार रहता है और इसको दे भी देता है, ये बोलते हैं इसको। लेकिन क्यों ऐसा होता है, इसका प्रैक्टिकल में ऐसा फिजिबल है क्या? अगर ये प्रैक्टिकल फिजिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये अभी H2O है, एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, मॉलिक्यूल बनने के बाद हम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका जो स्टेबिलिटी खत्म नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए आप एक घर का दीवार है, वाल बनाया हुआ है, अभी ये दीवार H2O है, मान लीजिए दीवार को हम H2O बोलते हैं ना। अगर दीवार में आप एक खिड़की करिए, उसको तोड़ के करिए, मार्तुल लाइए या आप हैमर लाइए और दूसरा लोहे का कुछ सामान ले, उसको तोड़िए और एक उधर खिड़की बनाइए ना। तो ये जो खिड़की बनाएंगे तो क्या घर आपका वाल टूट जाएगा? वाल टूटेगा नहीं, क्योंकि वाल का स्टेबिलिटी वैसे ही रहेगा। लेकिन आप वहाँ से वाल का एक पोर्शन अपने निकाल देते हो नो। सो ये भी जब H2O बन जाता है, दैट इज स्टेबल नाउ, बिकॉज ये एक वाल है, वाल से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी एक छोटा सा क्या बना देते हैं, खिड़की बना देते हैं। तो यहाँ दोस्त है, तो इसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगा नो। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग और फंडामेंटल थिंग। ये तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी खत्म नहीं होता है। ये 2 डोनेट करने के बाद भी इसका स्टेबिलिटी रहता है और ये H2O2 बन जाता है। तो ये क्या होता है, नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है, दैट इज नोन द बॉन्ड विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप समझ गए? तो बच्चों हमने अभी आयनिक बॉन्ड पढ़ा और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा और डेटिव बॉन्ड पढ़ा। ये जो डेटिव बॉन्ड्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जो हमारे माइंस होते हैं या हमारे जो बायोलॉजिकल जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत देखा जाता है नो। तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, अभी लिख रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आप एक चीज याद रखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड होता है नो। दे नंबर 1, these are molecular in nature। अभी हमने आपको बताया and don't ionize, आप लिख सकते हैं and don't ionize। हमने आपको बताया अभी ये माइंस में जितना हम निकालते हैं जो और ये भी सारे इस बॉन्ड में रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड में रहते हैं। तो ये डोंट आयनाइज, दे आर रिमेनिंग इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। दूसरा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट may dissolve in
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। पानी में डिजल्व नहीं होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजल्व हो सकते हैं, जैसे बेंजीन हो या टोल्यूइन हो एटसेट्रा, ठीक है। इनका जो एमपी और बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या है, लेस देन आयनिक कंपाउंड एंड ग्रेटर देन कोवेलेंट कंपाउंड। आप याद रखिए, कोवेलेंट कंपाउंड से इनका ज्यादा है। अब दे आर रिजिड एंड डायरेक्शनल, these are rigid and directional in nature। डायरेक्शनल तो बिल्कुल जब इलेक्ट्रॉन दे ही देता है एक तरफ तो हो ही जाते हैं ना। दे शो ऑल्सो आइसोमेरिज्म। with same chemical formula they form different molecules with different properties, no, so they also show isomerism। बच्चों अभी हमने आपको बताया 3 बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह वीडियो को देखिए, और ये बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस और द कंपाउंड्स इन दिस यूनिवर्स, नो। तो इसको अगर आप अच्छी तरह समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको लगा आप समझ गए, यू आर गेट बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो, देन जरूर इसको शेयर करना अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ, ठीक है। मैं हूँ आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।